प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेंद्र पाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस कालांश में हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित दो बैलों की कथा नामक कहानी के अभ्यास पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम अपने दो कालांशों में दो बैलों की कथा नामक कहानी को पढ़ चुके हैं, उसके विषय में जान चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस कहानी के विषय में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। आज हम इसका अभ्यास पर चर्चा करते हैं, प्रश्नों पर चर्चा करते हैं, जिसका पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती हो? कांजी होश वह स्थान जहाँ पर आवारा लावारिस पशुओं को बांध कर रखा जाता है। तो लेखक प्रश्न पूछता है कि वहाँ पर पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, क्या कारण है कि उनकी हाजिरी को लिया जाता है? उत्तर इस प्रकार से है कि कांजी होश में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि वहाँ की प्रबंध समिति को पता रहे कि कोई पशु वहाँ से भाग तो नहीं गया, कोई पशु मर तो नहीं गया, या किसी ने उन पशुओं को चुरा तो नहीं लिया, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि सभी पशु वहाँ पर उपस्थित हैं या नहीं हैं। द्वितीय प्रश्न इस प्रकार से है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची कौन थी? वो गया की पुत्री थी। गया कौन? झूरी का साला। उसकी पुत्री थी छोटी बच्ची, जिसकी माता की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसके साथ मारपीट करती थी, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती थी। उस छोटी बच्ची ने उन दोनों बैलों को के साथ भी गया के द्वारा, अर्थात जो उसका पिता था गया, उसके द्वारा उन दोनों बैलों के साथ सौतेले व्यवहार को देखा। गया भी उनके साथ वैसा ही सौतेला व्यवहार करता था जैसा उस छोटी बच्ची की माँ, सौतेली माँ, उनके साथ करती थी। और कहते हैं ना कि जो व्यक्ति दुखी होता है उसके दुख को दुखी व्यक्ति ही समझ सकता है। उस लड़की ने अनुभव किया, उस छोटी सी बच्ची ने अनुभव किया कि इनके साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार हो रहा है जैसा मेरे साथ होता है। इस कारण, इस वजह से उसके मन में उन दोनों बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया, दया की भावना उमड़ आई। और यही कारण है कि उस लड़की ने आत्मीयता के कारण, अपनेपन के कारण उन दोनों बैलों को अपने हिस्से की 2 रोटियां देनी प्रारंभ कर दी। तीसरा प्रश्न, कहानी का तीसरा प्रश्न इस प्रकार से है, कहानी में बैलों के माध्यम से, जो प्रस्तुत कहानी है दो बैलों की कथा, इसमें बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं? कि ये जो कहानी लिखी गई इसमें ऐसे कौन कौन से नीति विषयक मूल्यों पर चर्चा की है लेखक मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, वो पूछना चाहता है। तो उत्तर इस प्रकार से है कि कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कि लेखक ने दो बैलों की कथा कहानी में मनुष्य और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन बड़े ही सहज और सरल ढंग से किया है। दूसरा, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने बताया है कि स्वतंत्रता, जो आज़ादी है, वो हमें सहजता अर्थात सरलता से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें बार बार संघर्ष करना पड़ता है, जैसे मोती और हीरा ने प्रस्तुत कहानी में किया। अपने को स्वतंत्र कराने के लिए, चाहे वो गया के घर से स्वतंत्र कराने की बात हो या कांजी हाउस से स्वयं को स्वतंत्र कराने की बात हो, उन्होंने उसके लिए कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया और बार बार संघर्ष किया। और जब उन्होंने बार बार संघर्ष किया तो उनको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। उनका लक्ष्य था झूरी के घर वापस पहुंचना। इस वजह से ये बताया गया है। तीसरा जो वर्णन आया है कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर बात आई है कि जब मोती और हीरा में से एक बैल मालकिन को मारने की बात करता है, तब उनमें से एक बैल कहता है कि हमें नारियों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो ये उस समय
ये दर्शाता है कि हमें नारियों का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा हमें अन्याय का विरोध करना चाहिए, जिस प्रकार से हीरा और मोती ने किया। उसके अलावा हमें नीति विषयक मूल्य है कि एकता में बल होता है। एकता पूर्वक हमें क्या करना चाहिए, प्रत्येक कार्य में एकता बनाए रखनी चाहिए। और अंतिम जो नीति विषयक है वो है कि हमें विपत्ति के समय में अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे विभिन्न परिस्थितियों में मोती और हीरा, इन बैलों ने जो है वो दर्शाया है। जैसे जब वो मटर के खेत में एक जो मोती है वो निकल जाता है और हीरा फंस जाता है तो वो दोबारा उसके पास आ जाता है। कांजी होश में भी ऐसा ही होता है। तो इससे ज्ञात होता है इस कहानी, ये नीति विषयक मूल्य हैं जिनकी इस कहानी में, जो नीति विषयक मूल्य इस कहानी में उभर कर हमारे सामने आए हैं। इससे अगला जो प्रश्न है वो देखिए इस प्रकार से है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ, यानी कि रूढ़ मीन्स कठोर अर्थ, मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। तत् कहने का भाव है, यहाँ पर पूछना चाहता है कि गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया गया, बल्कि ऐसे क्या गुण लेखक ने उसके अंदर बताए हैं कि उसने गधे के लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग ना करके अन्य शब्द का प्रयोग किया गया। और कौन से शब्द का प्रयोग किया है, तो उत्तर इस प्रकार से है कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद जी ने गधे के निम्न गुण, कौन कौन से गुण हैं गधे के। एक आया है निरापद सहिष्णुता अर्थात सीधापन, सहजता, सरलता। दूसरा क्रोध ना करना। तीसरा सुख दुख लाभ हानि में समान रूप से व्यवहार करना। आदि ये गुण हैं जिनके कारण लेखक मुंशी प्रेमचंद जी ने गधे के लिए रूढ़ शब्द गधे के लिए रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न करके उसे ऋषि मुनियों के सद्गुणों को प्राप्त करने वाला, सद्गुणों को अपने व्यवहार में प्रयोग करने वाला प्राणी बताया है। ये उसके गुण हैं। कौन कौन से, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि कौन कौन से वो गुण हैं। सहनशीलता, क्रोध ना करना, सुख दुख हानि लाभ में समान रूप से व्यवहार करना, यही वो गुण हैं जिनके कारण लेखक ने गधे को ऋषि मुनियों के समान सद्गुणों को अपने व्यवहार में प्रयोग करने वाला प्राणी बताया है। इस प्रकार से अब देखिए अगला जो प्रश्न है वो है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। हीरा और मोती दो बैल थे। ऐसी पाठ में कौन कौन सी घटनाएं आई हैं जिनसे ज्ञात होता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। निम्नलिखित का प्रस्तुत कहानी में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जिनसे ज्ञात होता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। सबसे पहला प्रसंग कि वो जब आपस में आमने सामने या आसपास बैठते थे तो मूक भाषा के माध्यम से, मौन भाषा के माध्यम से एक दूसरे से विचार विनिमय करते थे। दूसरा कि जब उनको हल या बैलगाड़ी से खोला जाता था तो वो एक दूसरे को चाट करके या सूंघ करके अपने प्रेम को व्यक्त करते थे तथा साथ ही साथ एक दूसरे की थकान को दूर करते थे। तीसरा जो आया है कि जब उनको खाने के लिए नाद पर लगाया जाता था तो वो एक साथ ही नाद में मुंह डालते थे और अगर एक हटा लेता था तो दूसरा भी हटा लेता था। चौथा प्रसंग क्या है, उससे अगला जो प्रसंग है वो ये है कि जब उन दोनों को बैलगाड़ी या हल में जोत दिया जाता था तब उन दोनों में से प्रत्येक की कोशिश होती थी कि अधिक से अधिक कार्य का जो बोझ है वो मेरे कंधे पर हो, मेरे मित्र के कंधों पर ना हो। उसके बाद जब वो झूरी के घर से गया के घर जाते हैं तो झूरी
जब हीरा को उसके नाक पर डंडे से प्रताड़ित करता है, तब जो मोती है वो हल को लेकर के भाग जाता है, क्योंकि उसको दर्द होता है कि उसको दुख होता है कि मेरे मित्र की वो इतनी दयनीय स्थिति में इतनी कठोरता से पिटाई कर रहा है। उसके बाद एक प्रसंग आता है सांड के साथ युद्ध का। दोनों मिलकर के उस सांड को हरा देते हैं। ये भी उनकी मित्रता, गहरी मित्रता को दर्शाता है। और कांजी होस की घटना, जहाँ पर जब कच्ची दीवार टूटने के बाद भी हीरा की जो रस्सी है वो नहीं टूट पाती, तो मोती भी वहीं पर हीरा के साथ दीवार टूटने के बाद वहीं पर रहता है। वो भी उनकी गहरी मित्रता को दर्शाता है। और जो मटर के खेत में जब हीरा निकल जाता है और मोती सींचे हुए खेत में फंस जाता है, तथा खेत की रखवाली करने वाले किसानों के द्वारा पकड़ा जाता है, तो हीरा वापिस मोती के पास आ जाता है और वो भी उनके साथ बंधक बन जाता है। ऐसे बहुत से प्रसंग हैं प्रस्तुत कहानी में, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं जिनसे ज्ञात होता है कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। तो आइए अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न जो है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। पंक्ति एक बार फिर दोहराता हूं मैं, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए कि प्रेमचंद क्या कहना चाहता है। ये जो वाक्य है मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि ये वाक्य है कब का है। ये वाक्य है कि जब हीरा और मोती के साथ गया के घर पर अत्यधिक जो है दुर्व्यवहार होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, तब परेशान होकर के मोती कहता है कि मैं इस प्रकार से जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, मैं इसका विरोध करूंगा। तो विरोध के दौरान पहले वो अपने मालिक को मारने की सोचता है, अर्थात गया को मारने की सोचता है, लेकिन उसके लिए हीरा उसे मना कर देता है। उसको वो उस छोटी बच्ची का हवाला दे करके मना कर देता है। फिर उसके बाद वो कहता है कि चलो मैं गया को नहीं मारता, लेकिन इसकी जो पत्नी है, जो मालकिन है, उसको मार देता हूँ, क्योंकि वो उस छोटी लड़की को भी तो प्रताड़ित करती है। लेकिन यहाँ पर हीरा उसको इस प्रकार का वाक्य कहता है कि औरतों पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो यहाँ पर कवि जो लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से उस समय के पुरुष प्रधान समाज पर व्यंग्य किया है। वो कहना चाहता है कि उस समय में पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनका शारीरिक शोषण किया जाता था, तथा उनके साथ मारपीट की जाती थी, और स्त्रियों को उस समय दासी समझा जाता था। स्त्रियां पुरुष के अनुसार ही अपना जीवन यापन करती थी, उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करती थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। अर्थात ये जो कहानी है इसमें समाज, पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह से व्यक्त किया गया है। प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है, इस कहानी में मनुष्य और पशु के भावात्मक संबंध का वर्णन किया गया है। इसमें दोनों पशुओं के संवेदनशील स्वभाव को बताया गया है कि वो भी संवेदनशील होते हैं, वो भी अपनेपन की भावना को समझते हैं। प्रस्तुत कहानी में हीरा नाम के एक किसान के पास मोती और झूरी नाम के किसान के पास मोती और हीरा नाम के दो बैल थे। वो उनसे, जो झूरी था वो अपने बैलों से बड़ा स्नेह करता था, प्रेम करता था, और वो बैल भी उससे बहुत प्रेम और स्नेह करते थे। इस कारण वो उसके प्रत्येक कार्य में उसका सहयोग करते थे। लेकिन दूसरा संबंध क्या है? दूसरा संबंध है उसका
झूरी का साला गया जो उनको प्रताड़ित किया करता था। वहाँ प्रेम न मिलने के कारण वो वहाँ से भाग आते हैं। कहाँ से? गया के घर से भाग आते हैं और वापस कहाँ आते हैं? झूरी के पास आते हैं। तो इस प्रकार का वर्णन, इस प्रकार का भावात्मक, इस प्रकार की संवेदनशीलता इस कहानी में बताई गई है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक से उनकी कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई है, उनकी कौन सी विशेषताएं बताई गई है, उसकी विशेषताएं बताई गई है, उसका वर्णन करना है जी। जो पंक्तियां हैं वो कब की हैं? जब मोती और हीरा दोनों मिलकर के कांजी होश की कच्ची दीवार को तोड़ देते हैं, लेकिन हीरा जो मोती का दोस्त है उसकी रस्सी ना खुलने के कारण, ना टूटने के कारण वो वहाँ से भाग नहीं पाते, और तब वो इस प्रकार की बातें करता है। कौन करता है? मोती इस प्रकार की बातें करता है। तो उसकी प्रमुख विशेषताएं, इन कथन से मोती की प्रमुख विशेषताएं हमारे सामने उजागर होती है। सबसे पहली परोपकार की भावना, वो परोपकार की भावना से युक्त था। दूसरा, वो स्वार्थी नहीं था, क्योंकि हमें वो स्वार्थी नहीं था ये कहाँ से ज्ञात होता है कि कांजी होश की कच्ची दीवार टूटने के बाद वह स्वयं वहाँ से भागता नहीं है, बल्कि दूसरे जानवरों को वहाँ से भागने का मौका देता है। वो परोपकारी था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए, अपने को स्वतंत्र कराने के लिए इस कच्ची दीवार को तोड़ रहा हूँ, बल्कि क्या किया उसने? उनको भी आज़ाद कराया, अपने साथ दूसरे पशुओं को भी आज़ाद कराया। तीसरा, वो आशावादी था। उसको अब भी उम्मीद थी, उसको अब भी आशा थी कि हम अभी भी आज़ाद हो जाएंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं वो हमारे सामने जो हीरा नामक बैल है उसकी उभर कर सामने आई है। प्रश्न 9 जो इस प्रकार से है, हास्य स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। ऐसी कौन सी शक्ति? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि उन पशुओं में आपस में अपनी मुख भाषा के माध्यम से विचार विनिमय अर्थात विचारों का आदान प्रदान करने की शक्ति होती है, जिससे वो एक दूसरे के मन के विचारों को समझ सकते हैं। लेकिन आप सभी प्राणियों में अपने आप को श्रेष्ठ समझने वाला मनुष्य इस शक्ति से हीन है। उसका कारण है कि वो संवेदनशील नहीं है, वो एक दूसरे के सुख दुख को जानना नहीं चाहता, वो एक दूसरे के सुख दुख को अपनाना नहीं चाहता। यही कारण है, यही इन पंक्तियों में दर्शाया गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इन पंक्तियों का आशय अपनेपन, आत्मीयता की भावना से है। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि जब छोटी लड़की, गया की छोटी लड़की हीरा और मोती नाम के 2 बैलों को वो एक एक रोटी खिलाती थी, तो उस रोटी से उनकी भूख शांत नहीं होती थी, लेकिन उस लड़की के स्नेह, उस लड़की के अपनेपन की भावना से वो संतुष्ट हो जाते थे और उनका मन ऐसा होता था कि उन्हें भोजन मिल गया है। कहने का भाव क्या है कि व्यक्ति को वस्तुओं के अलावा अपनेपन के द्वारा, प्रेम के द्वारा, स्नेह के द्वारा जीता जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए क्यों दिया? पहली बार भी उसने उनको गया और मोती को हीरा और मोती को सूखा भूसा खाने के लिए दिया, और दूसरी बार भी ऐसा क्यों? उसके पॉइंट है क, गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी। वह मोती और हीरा के व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी न थी।
इसका उत्तर है ग, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। तो ये था आज की कहानी, दो बैलों की कथा के अभ्यास कार्य पर आज हमने चर्चा की है। प्रिय विद्यार्थियों, इस अभ्यास की PDF फाइल आपको आपके WhatsApp नंबर के माध्यम से आप तक पहुंचा दी जाएगी। तब तक के अभी अगले कालांश के लिए अभी मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।